तो आज जो है हम आपके लिए कुछ दोहे लाए हैं। हम आपके लिए क्या लाए हैं? दोहे। तो दोहा क्या होता है और क्यों बता रहे हैं, इसको थोड़ा समझिएगा। ये आपके निजी जीवन में भी बहुत जरूरी है और पेपर में तो पूछता ही है। क्या पूछता है कि कोई एक दोहा का उदाहरण दीजिए और उसकी परिभाषा दीजिए। 10th क्लास में ऐसा पूछता है, ठीक है? तो थोड़ा समझने का कोशिश करिएगा। यहाँ क्या लिखा हुआ है? एक साध है सब सद है। क्या लिखा है? एक साध है सब सद है, सब साध है सब जाए, रहीमन मूल ही सींचिबो, फूले फले अघाए। इस दोहा का मतलब भी थोड़ा सा आप समझेंगे तो मेमोरी में अच्छे से फिट हो जाएगा, ठीक है? तो एक्चुअली में आपको मतलब नहीं लिखना है, सिर्फ लिखना है वहां उदाहरण। लेकिन मतलब यदि आप याद रखेंगे तो आपके निजी जीवन में भी ये काम आएगा और ये बहुत जरूरी है, खास करके स्टूडेंट के लिए। क्या लिखा हुआ है? एक साध है सब सद है। मतलब किसी एक चीज को आप करने जाते हो और उसको अच्छे से कर लेते हो तो आपका सब सत जाएगा, ऐसा ये कह रहा है। मतलब इसका ये है कि सपोज करिए कि आप 5 लेसन कर रहे हैं। अभी हम तीसरा नंबर का दूसरा नंबर क्वेश्चन में आए हैं, तो 5 नंबर का तीसरे का दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं। तो जब इस क्वेश्चन को आप अच्छे से कर लोगे, उसके बाद अगले को करने जाओगे तो इस प्रक्रिया में आपका सब बन जाएगा। लेकिन थोड़ा इसको, थोड़ा अगले को, थोड़ा पिछले को, मतलब थोड़ा थोड़ा यदि करेंगे कि थोड़ा इसको भी कर लेते हैं, थोड़ा इसको भी कर लेते हैं, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? सब साध है सब जाए। यानी कि जब आप सब साधने की कोशिश करते हो तो सब चला जाता है, ठीक है? यहाँ एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है कि रहीमन मूल ही सींचिबो, फूले फले अघाए। यानी कि ये रहीम के दोहे हैं, यहाँ कॉमा रहेगा, ठीक है? ये रहीम के दोहे हैं। तो रहीम जी एक एग्जाम्पल भी देते हैं, बोल रहे हैं कि यदि आप पेड़ को सींचने जा रहे हो तो पेड़ के कहाँ पे पानी डालोगे? उसके जड़ में पानी डालोगे कि पूरे पेड़ में पानी डालोगे? नहीं ना। तो कहने का मतलब ये है कि बेसिक पकड़ के आपको चलना है और बेसिक ये कहता है कि किसी काम को जब आप करते हो तो उसको अच्छे से कंप्लीट करो, फिर अगले में हाथ डालो, तो आपका सारा काम सही हो जाएगा। यानी कि किसी क्वेश्चन को आप करते हो तो उसको अच्छे से करो, उसके बाद सारा क्वेश्चन धीरे धीरे आपको बनने लगे। या किसी लेसन को आप पढ़ रहे हो, जैसे 5 लेसन पढ़ रहे हो, तो 5.1 में कुछ और है, 5.2 में कुछ और है और 5.3 में कुछ और है। तो आप हर लेसन को अच्छे से करिए, एक लेसन में जाइए, उसको अच्छे से करके निकलिए, फिर 5.2 को करिए, फिर 5.3 को करिए। इस क्रम में जब आप करेंगे तो आपका सारा लेसन अच्छे से बनेगा। और पता चला कि 5.2 ही अच्छे से नहीं बन रहा है, आप 5.3 कर रहे हैं, तो इस तरह से आपका दोनों लेसन पे उसका असर होगा। इसलिए चाहे जितना भी समय लगे आपको करना ही है। तो ही कह रहे हैं कि फूले फले अघाए। यदि आप सही जगह पे पानी डालोगे, यानी कि मूल में, उसके जड़ में, तो आपका पेड़ जो है बढ़िया से फलेगा और फूलेगा। और आप सोचोगे कि थोड़ा जड़ में भी डाल देते हैं, थोड़ा ऊपर भी डाल देते हैं, थोड़ा पत्ते में भी डाल देते हैं, थोड़ा उसकी टहनियों पे भी डाल देते हैं, तो वो पानी उसके किसी काम का नहीं होगा। समझ में आ रही है बात? मतलब सब जगह करेंगे आप तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए आपको फिक्स होना पड़ेगा कि यहाँ है, इसको कर लें, ये जब अच्छे से हो जाए तब अगला करें। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, एक दोहा और लिखा है, ये भी आपके लिए बहुत जरूरी है। लिखा है विद्या धन उद्यम बिना, विद्या धन उद्यम बिना कहो जुपावे कौन। आप विद्या प्राप्त कर रहे हो, आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हो, तो इसमें क्या बोला है कि विद्या एक ऐसा धन है जो बिना उद्यम के, उद्यम का मतलब बिना परिश्रम के, आपको नहीं मिल सकता। यानी कि सीधी सी बात है कि यदि आप विद्या प्राप्त करना चाहते हो तो आपको परिश्रम का रास्ता अपनाना पड़ेगा। आप यदि बड़े मौज से रह रहे हो
तो समझ लो कि आप विद्या प्राप्त करने के रास्ते पे नहीं हो। क्लियर है? विद्या आपको तभी मिल सकती है जब आप परिश्रम करेंगे, यानी कि मेहनत करेंगे। समझ में आ रही है बात? फिर क्या एग्जाम्पल दिए हैं कि बिना डुलाए ना मिले ज्यों पंखा को पौन। ठीक उसी प्रकार से मान लीजिए पहले जमाने में पंखा होता था, ऐसे करके और ऐसे ऐसे करते थे, ठीक ना? तो वही कह रहा है कि बिना डुलाए ना मिले ज्यों पंखा को पौन, यानी कि उसका जो डिजाइन बना रहता था पंखे का ऐसे, उसको जब तक आप ऐसे नहीं डुलाएंगे उसके डंडी को, तब तक उसका हवा नहीं मिलेगा। कहने का मतलब कि डंडा डुलाने का आप परिश्रम जब नहीं करोगे तो आपको बदले में हवा नहीं मिलेगा। ठीक उसी प्रकार से आप जब तक विद्या प्राप्त करने के लिए परिश्रम नहीं करेंगे, आप 6 घंटा 7 घंटा पढ़ेंगे नहीं, आपको अच्छे अंक प्राप्त नहीं होंगे। ये सिंपल सीधी सी बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि कैसे होगा क्या होगा। समझ में आई है बात? आपके लिए 6 सब्जेक्ट कोर्स में है, 6 सब्जेक्ट को बारी बारी से थोड़ा थोड़ा करके आपको करते रहना है और मेहनत उसमें जरूर डालिए। ठीक है? और मेहनत का मतलब आप हमेशा से ध्यान रखिए कि मेहनत का मतलब ये होता है कि आप पढ़ाई में मेहनत करें। ठीक है? और उसमें ये भी ध्यान देना होता है कि आपके लिए क्या जरूरी है, जो जरूरी है उस पे फोकस करिए। सपोज करिए कि आपका अभी बेस कमजोर है, तो आपको बेस पे काम करना है, फिर धीरे 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 ऊपर की ओर जाना है। क्लियर है? अगला देखिए, अगला लिखा है करता था सो क्यों किया। करता था सो क्यों किया, अब करी क्यों पछताए। मतलब ये कहना चाह रहा है कि मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हैं। कौन सा काम कर रहे हैं? अभी आपके पढ़ने का टाइम है, लेकिन आप कहाँ समय बिता रहे हैं? कहीं खेलने कूदने में, या घूमने फिरने में, या गप सड़ाका करने में, या ये समझ रहे हो ना, इसमें बहुत लोग बिता देते हैं। मार 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 मार, पकड़ 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 पकड़, उधर से उधर से उधर से उधर से। लड़के खास करके, और लड़कियां मैं इतनी सुंदर हूं, मैं क्या करूं, और रील और वीडियो बनाते हैं। समझ में आ रहा है बात? तो इन सब जगहों पे जब आप समय व्यतीत करोगे तो फिर वही लिखा हुआ है कि अब करी क्यों पछताए, है ना? यानी कि जब आप पढ़ने के टाइम में पढ़ने पे ध्यान नहीं दे रहे हैं तो बाद में क्या होगा? पछताना पड़ेगा। तो ही बोला है कि अब पछताने से क्या फायदा। जैसे मान लीजिए पेपर आ गया आपका, तो पेपर आ गया तो आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे, अरे इसको भी याद करना है, इसको भी याद करना है, इसको भी याद करना है, लगता है फेल हो जाएंगे। या ये भी दिमाग में आएगा कि हम टारगेट रखे थे 90 नंबर का, लगता है कि 90 नहीं आएगा, 80 आएगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आप पहले से उसके लिए प्रिपेयर नहीं हुए। तो ही कह रहा है कि करता था सो क्यों किया। जब उस समय मौज मस्ती कर रहे थे तो क्यों किए भाई, और जब उस समय किए तो आप पछता क्यों रहे हो। ठीक उसी प्रकार से बोया पेड़ बबूल का, अम्ब कहाँ से खाए। जब शुरुआत में आप पेड़ बो दिए बबूल का, बबूल मतलब समझते हैं ना, जिसमें बहुत सारे कांटे होते हैं, तो अब आम कहाँ से मिलेगा आपको? बबूल बोए हो तो कांटे ही मिलेंगे। तो सीधा सा मतलब ये है कि आप अभी जब मेहनत करोगे, अभी अच्छा पढ़ाई करोगे, तो बाद में आम के रूप में आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। और यदि अभी मौज मस्ती करोगे यानी कि कांटे बोओगे, तो बाद में क्या मिलेंगे? कांटे। और फिर वो चुभेगा और फिर रोओगे। कैसे चुभता है? रिजल्ट आ गया, क्या बोलेंगे? रिजल्ट आ गया तो जैसे ही देखोगे किसी को भाग जाओगे, क्योंकि रिजल्ट तो खराब आया है। तो समझ जाएंगे, फिर कहेंगे बड़ा पढ़वैया बना रहा है, सुबह सुबह उठ के स्कूल जाती रहे, ट्यूशन जाते रहे। समझ में आ रहा है बात? तो फिर वो चीज जो है बिल्कुल कांटे के जैसा क्या होता है? चुभता है। तो इसलिए जो है आपको ऐसा काम नहीं करना चाहिए अभी जिसके लिए बाद में पछतावा हो। एकदम क्लियर रहिए, क्या जो करेंगे उसका फल आपको मिलेगा। बहुत लोग कहते हैं कि
बुरा जो कर्म करता है तो अगले जन्म में उसका फल मिलता है, गलत। आपको इसी जन्म में फल भोगने पड़ेंगे। क्लियर है? जब आप अभी पढ़ेंगे लिखेंगे तो उसका फल आपको कुछ दिन में मिल जाएगा। हाँ, ये होता है, टाइम लगता है, फल प्राप्त होने में कभी कभी वक्त लगता है। इसी वजह से लोग समझ नहीं पाते हैं कि कौन से कर्म का क्या फल है। ठीक है, आप मैथ पढ़ते हैं, सिंपल सा फॉर्मूला है, एक तरफ कर्म है और एक तरफ फल है। ये एक आपका समीकरण हो गया, बराबर दिख रहा है? समझ में आ रही है बात? ये कर्म है और ये फल है, मतलब जैसा कर्म होगा आपका वैसा ही आपको फल मिलेगा। क्लियर? चलिए अब क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपके 10th क्लास के लिए या 7-8 में भी आता है दोहा लिखने के लिए, तो आप 3 में से कोई एक लिख सकते हैं जो आपको अच्छा लगा हो। ठीक ना? अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पे अब क्या है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन जब भी आपके सामने आए, आपको क्या दिया हुआ है उस पर ध्यान देना है और क्या ज्ञात करना है सबसे पहले उसको लिख लेना है, उसके बाद उसके आधार पे आपको क्वेश्चन करना है। तो देखिए ध्यान से, सीधे सीधे बोला है 3 नंबर में कि यह एक एपी है और उसमें क्या दिया हुआ है, a बराबर 7 दिया है और a 13 आपका 35 दिया है। 2 चीज आपको दिया है और थोड़ा सा ध्यान दें तो आप पाएंगे यहाँ an लिखा होता था। आप ध्यान से देखिए, सोचिएगा, an लिखा होता था यानी n के जगह पे यहाँ 13 लिखा हुआ है। इसका मतलब साफ है कि n भी क्या है आपका दिया हुआ है और वो कितना है, 13। आपको दिमाग थोड़ा सा लगाना पड़ेगा। an जो है यहाँ पास रहता था, ध्यान से देखिए, a के साथ n रहता था। आप 5.2 में पढ़े हैं, तो n में यहाँ 13 लिखा हुआ है, तो n का मान हम क्या लिख देंगे दिया में, 13। ठीक है? अच्छा, अब जो ज्ञात करना है उसके बारे में थोड़ा सोचिए। s 13 ज्ञात करना है और d ज्ञात करना है। ठीक है? तो s 13 ज्ञात करना है, तो s 13 के लिए जब हम सूत्र सोचते हैं तो हमारा सूत्र क्या है, n/2 2a प्लस n-1d। अब d भी हमको चाहिए और क्या चाहिए, हाँ d ही चाहिए। n तो है अपने पास, ठीक है, और a भी अपने पास है। तो हमको s 13 ज्ञात करने के लिए, 13 ज्ञात करने के लिए क्या चाहिए, d चाहिए। तो हमको पहले किस ओर जाना चाहिए, d ज्ञात करने की ओर जाना चाहिए। ठीक है? तो d के लिए क्या फॉर्मूला है, d आप कैसे ज्ञात करते थे, d आप ज्ञात करते थे an के द्वारा। ठीक है? d किसके द्वारा ज्ञात करते थे, an के द्वारा ज्ञात करते थे। तो क्या an के द्वारा ज्ञात हो जाएगा, नहीं होगा, हो जाएगा, ट्राई करके देखते हैं। हो जाएगा। an बराबर a प्लस n-1d। ठीक है? अब an का मतलब a 13 अभी बताया ना आपको, तो इसका मान 35 है तो 35 लिख दीजिए। a आपका 7 है, 7 लिख दीजिए। n आपका कितना है, 13, 13 लिख दीजिए, -1। और d जो है आपका ज्ञात कर रहे हो। क्यों ज्ञात कर रहे हो, क्योंकि s के लिए चाहिए, इसलिए इसको ज्ञात कर रहे हैं। तो ये हो गया आंसर। अब देखिए ध्यान से, जब भी आप किसी समीकरण में मान बैठाते हो और चर राशि के नाम पे सिर्फ एक हो तो वो अवश्य ज्ञात हो जाएगा पक्षांतर करके। ठीक है? अब पक्षांतर देखिए, 35 है, इधर प्लस में है, इधर आएगा किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे आपको सारा चीज समझ में आएगा। और साथ में बेस मजबूत होना चाहिए। बेस यदि नहीं मजबूत है तब समझ में नहीं आएगा। यदि बेस में प्रॉब्लम है तो आपको क्या करना है, वेरी सिंपल, प्ले लिस्ट में जाइए और उसको सही करिए। क्लियर है? और बाकी ध्यान से देखिए, 13 में से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 12। डी गुणे में है तो गुणा हो गया, कोई दिक्कत है क्या, नहीं। आगे चलिए, 35 में से 7 घटा देंगे क्या हो जाएगा, 35 में से 7 घटाएंगे आपका बचेगा 28। ठीक है? और इधर 12 डी। ठीक है यहाँ तक? अब देखिए, ये 28 जो है अपने जगह पे है, संख्या के पास जाता है, यहाँ गुणा छुपा हुआ है, यहाँ गुणा रहता है ना, तो यहाँ आके क्या हो जाएगा, ये धागे में यानी कि बट्टे में। ठीक है? समझ पा रहे हैं बात को? आगे चलिएगा तो क्या होगा,
कट जाएगा ये, तो काट के क्या आएगा, ये आप किससे काट सकते हैं, ये दोनों 4 के पहाड़े में आता है ना, 4 सत्ते 28, 4 तिहाई 12। तो ध्यान दीजिए, काटते समय यही ध्यान देना होता है कि दोनों संख्या एक ही पहाड़े में आना चाहिए। क्लियर है? तो 4 तिहाई 12, 4 सत्ते 28, यानी कि 7/3। डी का मान क्या आपका निकल के आ रहा है, 7/3। ठीक है। अच्छा, अब हमको क्या निकालना है, एस 13 निकालना है। डी निकल गया ना, डी पूछा था आपसे, डी निकल गया। अब आगे चलिए, क्या निकालना है, एस 13। तो समझ में आ रहा है खुशबू, आ रहा है समझ में, करता था सो क्यों किया। समझ गए बात को? आपके साथ बहुत समस्या आगे खड़ी हो सकती है। कब? जब अभी मेहनत नहीं करोगे तब। हर आदमी के हिस्से में कष्ट लिखा हुआ है। भगवान ऊपर से जब भेजे हैं ना, तो वो सबके हिस्से में, किसी में थोड़ा ज्यादा, किसी में थोड़ा कम, लेकिन आपके हाथ में आपका भविष्य छोड़ दिए हैं। क्या है, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरे मुट्ठी में क्या है, मुट्ठी में है तकदीर तुम्हारी, है ना। आप मुट्ठी को खोलिए और पकड़ लीजिए और अपना कहानी आप खुद लिख सकते हो। यानी कि जो कष्ट आपके जीवन में भगवान कभी सोच के रखे हैं, उसको अभी ही झेल लो। किस रूप में? पढ़ाई के रूप में, है ना। इतना पढ़ो, पढ़ने में कष्ट होता है, ये कंफर्म है। अभी आप दोहा में देखे कि विद्या धन उद्यम बिना, यानी कि बिना मेहनत का आपको विद्या नहीं प्राप्त हो सकता। आपको सुख त्यागना होगा। विद्या के बारे में, शिक्षा के बारे में ये बोला गया है कि ये नदी के 2 किनारे हैं, ये आपस में कभी नहीं मिल सकते। कौन कौन? विद्या और सुख सुविधा। यदि आप सुख सुविधा पाए हो तो यकीन मानिए आप विद्या अच्छे से प्राप्त नहीं कर सकते। उसका बैलेंस आपको बनाना पड़ेगा। थोड़ा सा सुख सुविधा लेना है और विद्या प्राप्त करना है। जहां इसका बैलेंस गड़बड़ाया, यानी कि सुख सुविधा ज्यादा आप लिए, तो यकीन मानिए आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा। इसलिए बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। एसी रूम में बैठ करके आप यदि स्टडी करते हो या कूलर लगा करके आप पढ़ते हो, तो उस समय में आपको ध्यान देना पड़ेगा कि क्या दिमाग में घुस भी रहा है कि नहीं, या सोने का मन कर दे रहा है। यदि सोने का मन कर रहा है तो आप सुविधा को थोड़ा थोड़ा क्या कर लीजिए, कम कर लीजिए। बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। तो एस 13 आपको ज्ञात करना है। तो एस 13 का मान क्या है, सूत्र क्या है, n/2 2a प्लस n-1d। यही सूत्र है ना। अब इसके ऊपर आपको मान रख देना है। यहाँ एस 13 लिख दीजिए या एस एन लिख दीजिए, एक ही बात है। ठीक है, तो इसके लिए कंफ्यूज आपको नहीं होना है। एन या एस भी लिख दोगे तो मतलब वही निकलेगा। क्लियर है? शायद कल हम बताए थे ये चीज, ठीक है ना। तो चलिए आगे चलते हैं। एन का मान कितना है, 13/2। ठीक है, 2 है आपका, ए आपका कितना है, 7 है। ठीक है, एन आपका 13 -1, डी कितना आया है अभी 7/3। 7/3 है, यहाँ गुणा छुपा होता है, पता ही है आपको। अब चलिए कोष्टक का काम जो है हमको कर लेना है। बाहर आप गुणा कर सकते हैं, 7 दूना 14, और इधर घटा देंगे जब आप, है ना। तो देखिए यहाँ गुणा छुपा हुआ है ना, तो गुणा हो जाएगा, 13 में से 1 जाएगा, 12 बचेगा। यहाँ गुणा 7/3। ठीक है, 2 यहाँ प्लस है। हाँ 7 × 7 2 × 7 की जगह प्लस। अरे सॉरी, यहाँ प्लस भी है ना, छूट रहा है, ये प्लस है। ठीक है, तो प्लस, तो यहाँ 3 से आप काट देंगे इसको। 3 एकम 3, 3 चौको 12। तो क्या आया आपका 13/2, 14 प्लस 7 और 4 बचा, तो जो बचा उसका गुणा करके लिखेंगे। तो 7 चौको 28, ऊपर का ऊपर गुणा और नीचे का नीचे गुणा। ठीक है, तो इस तरह से आपका 13/2 यहाँ है, और यहाँ गुणा छुपा हुआ है, गुणा लिखिए, जोड़ के इसको बाहर निकलिए। तो 8 4 12 हासिल 1 2 1 3 और 1 4, यानी कि 42।
और फिर ये कटेगा तो 2 एकम 2, 2 से इसको काटेंगे 2 दूना 4, 2 एकम 2, यानी कि क्या बचा आपका 13 और 21। 13 और 21 में गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कितना आएगा? 273। ठीक है, ये है आपका एस 13 लिखा था ना, यानी कि एस के 13 पदों तक का योग। इसका मतलब हिंदी